हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डेली की तरह जीएस के अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम लोग साइंस के आजकल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में रह रही न्यूज़ गगनयान के बारे में बात करेंगे। हाल ही में हमारे 4 एस्ट्रोनॉट जो गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट किए गए थे, उनके नाम को अनवील किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि गगनयान मिशन इसरो का कौन सा मिशन है, कैसा मिशन है, इसरो इस मिशन से क्या पता करना चाह रहा है। तो डिटेल में हम आज इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, गगनयान मिशन इसरो का एक लंबे अरसे से चलती आ रही प्रोजेक्ट है। यह पोस्टपोन होता गया। सबसे पहले जब चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसका ऑर्बिटर अपने सही समय पर सही जगह तो पहुंच गया, लेकिन लैंडर जो है फेल हो गया। तो सबसे पहले चंद्रयान 2 का पार्शियल सक्सेसफुल होने के कारण से गगनयान प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। उसके बाद देश में आई एपिडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में खतरे के रूप में फैली, कोरोना वायरस, उसके कारण से थोड़ा फिर गगनयान को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनके नाम को अनवील किया गया। अब गगनयान मिशन में क्या होगा? गगनयान मिशन इसरो का एक सबसे ज़्यादा आज तक का एक्सपेंसिव मिशन है। इसमें इसरो जो है 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस मिशन में हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा। वो वहाँ पर 4 दिन 1 हफ्ते तक रहेंगे। उसके बाद वहाँ उनको वापस बुला लिया जाएगा। यह इंडिया का एक मैन मेड प्रोजेक्ट है, मतलब कि हम लोग यहाँ से इंसान को स्पेस में भेजेंगे। यह फ्यूचर जो मिशन है इंडिया का, जैसे स्पेस स्टेशन के बारे में, मून पर इंसान को लैंड कराने के लिए यह बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी जिनका नाम अनवील किया गया है वह कौन कौन है। देखिए, जो हमारे 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनमें से पहले हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे अंगद प्रताप और लास्ट शुभांशु शुक्ला। ये चारों एस्ट्रोनॉट एयरफोर्स के पायलट हैं। ओके, मतलब ये एयरफोर्स में इन लोग पायलट के रूप में काम करते थे। अब जो एस्ट्रोनॉट हैं वो तो डायरेक्ट अब उनको सेलेक्ट करके स्पेस में भेजा नहीं जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया था रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, मतलब रसिया का स्पेस एजेंसी जो है इन हमारे चारों एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस में जाने वाले हैं इनको ट्रेनिंग दिया गया। अब रसियन स्पेस एजेंसी, उसका क्या नाम है, ये एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। रसिया का स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। जैसे हमारे स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, वैसे रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। अब ये लोग कैसे जाएंगे, कौन सा व्हीकल यूज किया जाएगा इसरो के द्वारा, कहाँ से ये लोग लॉन्च किए जाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो जान लीजिए कि सबसे पहले जो ये प्रोजेक्ट है गगनयान, इस पर इसरो का टोटल खर्च होने वाला है 10,000 करोड़ रुपए और यह लिफ्ट ऑफ किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र प्रदेश का जो लेक पुलिकट है वहाँ उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा आइलैंड श्रीहरिकोटा, जिस पर हमारे इसरो का लॉन्च पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, लेक पुलिकट क्या चीज़ है, कहाँ पर है।
ठीक, इसको देख लेते हैं तो मैप में। देखिए, अब ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, अब आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लेक पुलकट है। लेक पुलकट होने के जस्ट बगल में श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा पर ही हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहीं लोकेटेड है। और ये कोस्टल एरिया है किसका? बे ऑफ बंगाल का। ठीक, इसको ध्यान रखे रहिएगा। अब जैसे कि कोई भी स्पेस में चाहे सैटेलाइट भेजा जा रहा है, चाहे मैन मेड मिशन हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉन्च व्हीकल का। अब लॉन्च व्हीकल क्या होता है? लॉन्च व्हीकल होता है कि एक तरह का व्हीकल होता है जो सैटेलाइट या अब मैन मेड मिशन है तो जो मैन रहेंगे उनको एस्ट्रोनॉट जो हैं उनको स्पेस में ले जाने के लिए भूमिका निभाती है। कि मतलब कि यहाँ पृथ्वी के सरफेस से जो स्पेस में ले जा कर के सेटअप करेगा, उसके लिए जो व्हीकल का हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे? लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर गगनयान के लिए हम लोग यूज करेंगे GSLV का। अब GSLV क्या होता है? PSLV होता है, क्या होता है? अब इसका नाम सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो GSLV का एक वर्जन है मार्क 3। मार्क 3 क्या काम करता है? यह हैवियर से हैवियर सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने का काम करता है। अब जो ये हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेस में कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? तो स्पेस का एक प्लेस है जिसका नाम है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको शॉर्ट में लियो भी बोलते हैं। तो लियो पर जा कर के ये 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक जो इनको रहना है रहेंगे, फिर उसके बाद ये अरेबियन सी में वापस लैंड हो जाएंगे। अब लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, इसको लिख लेते हैं। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है ये एल्टीट्यूड होता है अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ। ठीक, अब ऊपर की तरफ अर्थ के सरफेस से आप लोग जाएंगे तो 160 किलोमीटर पहुंचने के बाद आप 2000 किलोमीटर के बीच तक जो एरिया पूरा है वो हमारा क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट। यहीं पर तमाम प्रकार के जो सैटेलाइट हमारे जो हैं भेजे जाते हैं। और जो गगनयान मिशन हमारा है ये यही लो अर्थ ऑर्बिट में जा कर के 1 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली रुकेगा, उसके बाद ये वापस आ जाएगा अर्थ के सरफेस की तरफ। तो गगनयान मिशन क्या है, कितना कास्ट आने वाला है, कौन कौन से हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, इसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करने वाले हैं हम लोग? GSLV मार्क 3। ठीक, ये हमने चर्चा कर लिया। अब आते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्च व्हीकल क्या चीज़ होती है। तो लॉन्च व्हीकल का परिभाषा जैसे पहले हमने बता दिया, यह एक प्रकार का व्हीकल होता है जो सैटेलाइट को ले जाने का काम करता है स्पेस में। ठीक, अब आज तक इसरो ने कौन कौन से सैटेलाइट को यूज किया है, यूज कर क्या रहा है और यूज करने वाला क्या है? मतलब कि पहले किस किस लॉन्च व्हीकल को इसरो ने यूज कर चुका है, अब उसको रिटायर कर दिया गया है। अभी कौन कौन से मेजर लॉन्च व्हीकल है जिस पर ये इसरो जो है ज़्यादा डिपेंड है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और रीयूजेबल रॉकेट के बारे में भी बात करेंगे कि रीयूजेबल रॉकेट कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल मतलब रॉकेट इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था वो था SLV। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा कि SLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो इसरो के द्वारा सबसे पहले डेवलप किया गया था। उसके बाद 1990 के आसपास ASLV को डेवलप किया गया। अब ASLV और SLV जो होते हैं ये स्मॉल सैटेलाइट के लिए बस वर्क करते थे। स्मॉल सैटेलाइट में जिसका वज़न बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता था।
ये छोटे छोटे सेटेलाइट को स्पेस में ले जाने का काम करते थे। अब इसके बाद आया हमारा PSLV। PSLV को बोलते हैं पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया गया 1994 में। यह इसरो का सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि आज तक PSLV से इसरो ने टोटल 44 मिशन किए हैं और 54 मिशन करने के बाद 52 मिशन ऐसे थे जो सक्सेसफुली हुए। 2 ही आज तक ऐसे मिशन हैं जो PSLV के द्वारा फेल हुए हैं। इसीलिए यह जो है इसरो का सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। अब PSLV जो है वो कितने वेट तक सेटेलाइट को स्पेस में ले जा सकता है? वो 320 टन तक जो सेटेलाइट है, इतना भार वजन का वो स्पेस में ले जाने की क्षमता रखता है। आज तक PSLV कौन कौन से मिशन को अंजाम दिया है? तो मेजर मिशन हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन थी उसको PSLV के द्वारा किया गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में ये भी PSLV के द्वारा किया गया था। आदित्य 11 मिशन अभी हाल ही में इसको इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। अब आदित्य 11 मिशन का मेन एम क्या है? यह सूर्य के लिए भेजा गया है। हमारे सूर्य के जो कोरोना है उसके बारे में स्टडी करना कि आखिर कोरोना जो है वो हीट क्यों है कोर से ज़्यादा। तो इसके बारे में आदित्य 11 जो है स्टडी करेगा। ठीक, अब देखिए, अब PSLV होता कैसे है इसके बारे में जान लीजिए। अब देखिए, PSLV 4 स्टेज में होता है। 1 2 3 4। 4 स्टेज में 2 स्टेप इसके ऐसे होते हैं जो लिक्विड फ्यूल लिए रहता है और 2 स्टेज ऐसे होते हैं जो सॉलिड फ्यूल में रहता है। ठीक, ये वाला जो ऊपर हिस्सा है इसको बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल में क्या होता है कि यहीं पर सेटेलाइट को रखा जाता है जो लॉन्च करने के बाद स्पेस में जा कर के अलग हो जाता है। अब जैसे हमारा GSLV है जो गगनयान के लिए यूज किया जा रहा है, जो क्रू भेजे जाएंगे मतलब जो एस्ट्रोनॉट हमारे बैठेंगे ये इसी क्रू मॉड्यूल पर बैठेंगे। ये मॉड्यूल जहाँ पर एस्ट्रोनॉट बैठेंगे इसको बोलेंगे क्रू मॉड्यूल। ठीक, अब देखिए हमारा जो PSLV होता है उसके फीचर क्या है? ये 4 स्टेज में होते हैं। जो सबसे पहला स्टेज होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड फ्यूल को ये लिए रहता है और उसके नीचे इंजन होती है। ठीक, और ये जो बगल में होते हैं ये सपोर्टर होते हैं, ये बूस्टर होते हैं, मतलब कि ये स्पेस में ले जाने के लिए काम करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिए, ये रिलेवेंट है। अब PSLV के बाद हम बात करते हैं GSLV का। GSLV जिसको जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, यह मच मोर पावरफुल रॉकेट होता है। मतलब मच मोर पावरफुल रॉकेट का मतलब कि यह भारी से भारी सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने का काम करता है, डीपर इनटू स्पेस, मतलब स्पेस के अंदर तक काफ़ी। अब कितना भारी ये सैटेलाइट ले जा सकता है? ये लगभग 10,000 किलोग्राम तक कोई सैटेलाइट स्पेस में ले जाने की क्षमता रखती है। अब कहाँ? ये भी लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जाती है। अब कौन कौन से इसने मिशन किए हैं GSLV के द्वारा, इसरो ने कौन कौन सा मिशन किया है? अभी तक GSLV के द्वारा इसरो ने 18 मिशन टोटल किए हैं, जिसमें से 4 ऐसे मिशन थे जो फेल हुए थे। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे हमारा चंद्रयान 2 था वो GSLV के द्वारा ही किया गया था। GSLV मार्क 3 क्या है? मार्क 3 GSLV का ही एक नया वर्जन है जो ज़्यादा भारी सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने का काम करता है। अब चंद्रयान 2 जो ऑर्बिटर अपने सही जगह पर वो सेटअप हो गया था, लेकिन इसका जो लैंडर था
वो सही से लैंड नहीं हो पाया था, जिसके कारण से यह पार्शियल सक्सेसफुल था। ठीक, इनसैट मिशन हमारा जीएसएलवी के द्वारा लॉन्च हुआ था। अब इनसैट मिशन क्या था? इनसैट मिशन एक वेदर सेटेलाइट है। वेदर सेटेलाइट मीन्स यह ऐसा सेटेलाइट है जिसका रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक, यह काफ़ी डेंस क्लाउड में भी अपना सटीक जानकारी दे सकता है। इसका रेजोल्यूशन इतनी हाई है कि डेंस क्लाउड हुआ या तो धूल बहुत ही ज़्यादा हुए, अंधेरे में भी ये डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। यह इस तरह का सेटेलाइट है। अब जो हमारा गगनयान नया मिशन इसरो के द्वारा प्रोजेक्ट पर रखा गया है, ये भी हमारे जीएसएलवी के मार्क 3 वर्जन के द्वारा ही लॉन्च होगा। ठीक, ये सब जो है जीएसएलवी का मेजर मिशन था। अब मार्क 3 आने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जीएसएलवी तो हैवियर सेटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखती ही थी, लेकिन मार्क 3 आ जाने से हमारा इंडिया जो है, इसरो जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अब सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि वो सेल्फ डिपेंड हो गया। इसके पहले काफ़ी ज़्यादा जो हैवियर सेटेलाइट होते थे, हम लोग को लॉन्च करना रहता था, तो या तो हम यूरोपियन एजेंसी पर डिपेंड हो जाते थे, या रसिया के रोसकोसमोस पर डिपेंड हो जाते थे, या तो जापान के जाक्सा पर डिपेंड हो जाते थे, या तो यूएसए के नासा पर हम लोग डिपेंड रहते थे। और इसके बदले हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा एक्सपेंस करते थे। ठीक, तो मार्क 3 आने से क्या हुआ कि हम लोग सेल्फ डिपेंड हो गए। अब हमको किसी का मदद नहीं लेना होता है। अब जो जीएसएलवी है वो पीएसएलवी से कैसे अलग है? अब जीएसएलवी पीएसएलवी से अलग कैसे है, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखिए, जीएसएलवी पीएसएलवी का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पीएसएलवी में हम लोग 4 स्टेज को यूज़ करते थे, लेकिन जीएसएलवी में 3 ही स्टेज का यूज होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और ये तीनों स्टेज जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक, इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पर एक नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक, अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आज तक का रॉकेट का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर में जो क्रायोजेनिक फ्यूल है उसको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखना होता है। मतलब एक तरफ से हम काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बाहर से दे रहे हैं और फ्यूल बर्फ़ के स्टेज में नहीं आना चाहिए, वो लिक्विड के फॉर्म में ही रहना चाहिए। इस तरह के टेक्नोलॉजी को हम लोग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहें। ठीक, देखिए, इनविस मटेरियल जो फ्यूल है क्रायोजेनिक, उसके बारे में बात कर रहा है। वो अल्ट्रा कोल्ड स्टेज में इस टेम्परेचर पर रहते हुए भी वो जो फ्यूल है हमारा वो किस में रहना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, जो ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि हम बाहर से कोल्ड टेम्परेचर दे रहे हैं हाई लेवल में, और जबकि फ्यूल अंदर से लिक्विड ही फॉर्म में रहना चाहिए। इस तरह का टेक्नोलॉजी है। यह आज तक टेक्नोलॉजी केवल यूएस, रसिया, जापान, फ्रांस, चाइना और हमारे इंडिया के पास ही आ पाई है। इसको याद रखे रहिएगा कि इस तरह का टेक्नोलॉजी किसके पास है? यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस, चाइना एंड इंडिया। और लास्ट आता है हमारा रीयूजेबल रॉकेट। देखिए, रीयूजेबल रॉकेट का मतलब क्या है कि यह ऐसा टेक्नोलॉजी है कि हम एक बार लॉन्च पैड से सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं तो वो दोबारा जो लॉन्च व्हीकल है हम उसको ले नहीं सकते, वो डेब्रिस के फॉर्म में स्पेस में ही रह जाता है। लेकिन जो रीयूजेबल रॉकेट है वो दोबारा से एक बार लॉन्च होने के बाद वो दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर में री इंटर करेगा। यह इस तरह का टेक्नोलॉजी है। अब इससे क्या होगा? इससे एक तो ये होगा कि स्पेस में जो स्पेस डिब्रिस हो रहा है वो एक तो वो कम हो जाएगा। स्पेस डिब्रिस मतलब कि कचरा, यहाँ सरफेस पर नहीं, स्पेस में।
अब हम लोग तमाम सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं, तो इन सब का एक एज होता है। एक एज के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, अब जबकि वो स्पेस में ही रह जाते हैं, तो इसको बोला जाता है स्पेस डिब्रिस। ठीक। दूसरा दूसरा जो है, हमारे कॉस्ट में कट डाउन होगा, एनर्जी सेफ होगा कि हमको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक। यह सब रीयूजेबल रॉकेट का बेनिफिट है। क्या इंडिया के पास रीयूजेबल जो रॉकेट है, ये टेक्नोलॉजी आ पाई है कि नहीं पाई है? हाँ, इंडिया के पास ये 2016 में रीयूजेबल टेक्नोलॉजी जो है, ये इसरो ने ईजाद कर लिया था। अगर आप इसके बारे में देखना या जानना चाहते हैं, आप इसरो के वेबसाइट में जा सकते हैं। इसका एक वीडियो जो है, इसरो ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है, या तो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पर रीयूजेबल टेक्नोलॉजी, जीएसएलवी, पीएसएलवी, गगनयान क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इन सभी के बारे में बात किया। अब गगनयान मिशन हमारा एक मैन मेड मिशन है, जो स्पेस में आदमी, जो मनुष्य हमारे हैं, उनको ले जाने का काम है। आज तक कौन कौन देश जो मैन मेड मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो जान लीजिए इंडिया जो है वो चौथा ऐसा देश होगा। अगर ये सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट कर लेता है सक्सेसफुली इंडिया, तो चौथा कंट्री हो जाएगा आफ्टर द यूएसए, रसिया, चाइना एंड इंडिया बिकम द फोर्थ नेशन ऑफ द वर्ल्ड हु हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मैन मेड मिशन। ओके, ठीक, देख लीजिए कि यूएसए, रसिया, चाइना, ये कंट्री जो है, ये हमसे पहले इस मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब इंडिया का नंबर है। अगर इंडिया सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है, तो चौथा कंट्री बन जाएगा। ठीक। तो हमारा पीएसएलवी, जीएसएलवी, रीयूजेबल रॉकेट, एसएसएलवी, क्रायोजेनिक इंजन, ये सभी हमने यहाँ पर चर्चा किया। ये सब एग्ज़ाम वाइज रिलेवेंट है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। एग्ज़ाम वाइज तो नहीं, एक अवेयरनेस होना चाहिए इन सब के बारे में। बाकी चंद्रयान मिशन क्या था, आदित्य L1 मिशन क्या है, इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।